कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है गाइस, जो कि आपको इस बार बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। इसके ये दो डेट्स आपको याद करने ही होंगे और कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल फोरम में याद ये रखना है कि हेलो गाइस, सो वेलकम बैक टू दिस न्यू इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो। जैसे कि गाइस हम आ चुके हैं पार्ट 3 पर। हमने ऑलमोस्ट अपना चैप्टर ओवर कर चुके हैं, दैट इज मीनिंग, डेफिनेशन, इंपॉर्टेंट, राइट्स क्या है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है। आज हम कंप्लीट करेंगे क्या वेज एंड मीन्स है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एंड द रोल, विच इज़ वेरी शॉर्ट आंसर, और क्या इंपॉर्टेंट है आंसर आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, एज वेल एज क्या कैसे आपको लर्न करना है शॉर्टकट ट्रिक हम बात करेंगे। सो ये हम पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। मूविंग फर्दर टूवर्ड वेज एंड मीन्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। सो गाइस, एक शॉर्ट न्यूज़ आपको देखना चाहूँगी गाइस। जैसे कि पार्ट 1 और पार्ट 2 का अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कमेंट में भी पिन किया हुआ है। एज वेल एज गाइस, आपको कुछ भी फर्दर डाउट है एनी सब्जेक्ट रिलेटेड, और गाइस कुछ आपको रिलेटेड अदर्स रिलेटेड डाउट है, आप आराम से फील फ्री टू आस्क मी और डू मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम, फॉलो मी ऑन दैट। ऑल्सो गाइस ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप, वहाँ पर मैं ये पूरा पीपीटी जो कि एकदम ईजी तरीके से मैंने बनाया है, वो आप एग्जाम में देखोगे तो आपको ईजी पड़ेगा, तो मैं वो शेयर कर दूंगी इन द टेलीग्राम ग्रुप। सो गाइस दोनों का इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम ग्रुप लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में एज वेल एज कमेंट में मिल जाएगा। सो गाइस बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं वेज एंड मीन्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। अब गाइज हम ये पढ़े क्यों, इसका नीड क्यों है। जैसे कि हम इतने वीडियो में हम पार्ट 1 पार्ट 2 में देखते आ रहे हैं, कंज्यूमर सेलर, कंज्यूमर धोखाधड़ी, फ्रॉड, मिसलीडिंग, ये सब चीज़ जो होता है, इसके लिए हमने जैसे कि मैंने बोला कि आप गवर्नमेंट के पास जा सकते हैं, केस फाइल कर सकते हैं, बट इतना इनफ नहीं है। और कौन से तरीके हैं और कौन से वेज है जिस पे हम अपना कंप्लेन रजिस्टर कर सकते हैं और कंज्यूमर फ्रॉड होने से बच सकते हैं, यानी हम कभी सेलर हमें फ्रॉड ना करें, मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट एंड ऑल, हम उनसे बच सकते हैं। कैसे, तो वो ये सारे तरीके हैं, वेज है। तो फर्स्ट है लोक अदालत। सो लोक यानी होता है पीपल एंड अदालत यानी होता है कोर्ट। तो लोक अदालत इज कॉल्ड एज पीपल्स कोर्ट, जो कि लोगों को प्रॉब्लम्स होता है वो यहाँ जाके अपने रजिस्टर कर सकते हैं। सो गाइस, अगर फॉर एग्जांपल जो कि कॉमन प्रॉब्लम्स आप फेस करते हो, जो भी कंज्यूमर, वो यहाँ जाके कंप्लेन कर सकता है, यानी अपना रजिस्टर करवा सकते हैं इन द लोक अदालत। फॉर एग्जांपल सोसाइटी का प्रॉब्लम, तो अ ग्रुप ऑफ पीपल अगर कुछ उनको प्रॉब्लम है तो वो लोक अदालत में जाके अपना कंप्लेन रजिस्टर करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल कभी कभी इलेक्ट्रिसिटी बिल ज़्यादा आना या ऐसे सब टाइप के जो कंज्यूमर फेस करते हैं प्रॉब्लम, वो चुपचाप ना बैठने के बजाय वो यहाँ पर रजिस्टर करवा सकते हैं। वन मोर एग्जाम्पल आई विल गिव गाइज, जो स्ट्रीट पे जो लाइट्स होते हैं वो मोस्ट ऑफ आपने देखे होंगे ऑफ होते हैं या तो खराब हो जाते हैं, तो लोग उस पर आवाज़ नहीं उठाते, इग्नोर करते हैं, नज़रअंदाज करते हैं, बट ऐसा नहीं करना चाहिए। वो लोकल एरिया में जो कंज्यूमर रह रहे हैं, जो लोग रह रहे हैं, वो वहाँ पर मतलब लोक अदालत में कंप्लेन कर सकते हैं कि हमारे जो रेजिडेंशियल एरिया के यहाँ पर जो स्ट्रीट लाइट है वो चालू नहीं रहते इन द नाइट और उसकी वजह से एक्सीडेंट्स होते हैं, प्रॉब्लम्स होते हैं, तो ये आप कंप्लेन इजीली कर सकते हो। देन है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। सो इन दिस गाइज ऐसे लोग होते हैं जिनको पता नहीं होता है कि कंप्लेन कहाँ करना है, जो पुअर पीपल या फार्मर्स लोग, इन लोग होते हैं जिनको पता नहीं रहता है कि हमारे साथ कुछ प्रॉब्लम हुआ है, धोखाधड़ी हुआ है, उनको कुछ इश्यूज है, वो कहाँ जाके कंप्लेन करें, तो वो कोर्ट में रजिस्टर कर सकते हैं। तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ये एक लीगल फॉर्मेलिटीज़ है जिसमें कोई भी पुअर फैमिली या ग्रुप ऑफ पीपल, फार्मर्स, इन लोग अच्छे से कंप्लेन कर सकते हैं कोर्ट में जाकर ईजिली। थर्ड है अवेयरनेस प्रोग्राम। जैसे कि गाइज हमको अवेयरनेस क्रिएट करना है अमॉन्ग द कंज्यूमर्स, हमें अवेयरनेस क्रिएट करना है, ठीक है। सो हम कैसे करेंगे, हम किस तरह लोगों को अवेयर कर सकते हैं अबाउट देयर राइट्स, अबाउट देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ये सब। उन लोग फ्रॉड होने से बचे तो हम कैसे उनको अवेयर कर सकते हैं, तो बहुत सारे वेज है गाइस। जैसे कि फर्स्ट है थ्रू एडवर्टाइजमेंट, हम लोगों को बता सकते हैं, उसके थ्रू हम बता सकते हैं, लोगों को अवेयर कर सकते हैं अबाउट द बहुत सारे जो प्रोग्राम्स हैं उनको, जो हेल्प करते हैं, जो चीट होने से बचाते हैं। also with the help of posters also with the help of posters, जर्नल्स, मीडियाज, और ऐसे बहुत सारे वेज हैं। बहुत सारे ऐसे कैंपेन रहते हैं, लाइक आपने सुने होंगे गाइस, जागो ग्राहक जागो। इसमें ऐसे बहुत सारे कैंपेन हैं जो कि हेल्प करते हैं और लोगों को अवेयर करते हैं, लाइक जागो ग्राहक जागो, ताकि उन लोग फ्रॉड होने से बचे या उनके साथ कुछ धोखाधड़ी, एक्सप्लॉइटेशन, मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट एंड ना हो। लाइक गाइस आपने देखा होगा इंडिपेंडेंस के दिन जिसमें स्ट्रीट रोल प्ले करते हैं और ऐसा मैसेज देते हैं लोगों को कि येस, ताकि उन लोग कुछ सीखे और उनके माइंड में कुछ जाए, ताकि उन लोग एक्सप्लॉइट होने से बचे। तो अवेयरनेस प्रोग्राम ये होता है। देन है कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन। देर आर सम ऑर्गेनाइजेशन जो कि कंज्यूमर को सपोर्ट करती है ताकि वो चीट ना हो। कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन हैव बीन एक्टिव इन इंडिया टू प्रमोट एंड प्रोटेक्ट कंज्यूमर इंटरेस्ट। सो लाइक फर्स्ट है एनजीओज,
इवन गवर्नमेंट, ये सारे जो ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या काम करते हैं, कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करते हैं। जैसे कि गाइस मैंने कहा कि आपको कुछ प्रॉब्लम है रिलेटेड टू एनी सेलर और उनके थ्रू आपके साथ कुछ चीट हुआ है तो आप गवर्नमेंट के जाकर कंप्लेन कर सकते हो। तो यही सारे ऑर्गेनाइजेशन है जो आपको हेल्प करते हैं, आप न्याय दिलाते हैं, रिड्रेसल फोरम, ये सारे, ठीक है। देन है कंज्यूमर वेलफेयर फंड। अभी ऑर्गेनाइजेशन तो गाइस फॉर्म हो गया, जैसे कि मैंने कहा हेल्पिंग के लिए उन्होंने एक मूवमेंट भी प्रिपेयर कर लिया, ठीक है। अभी वो सब के लिए लोगों में बात फैलाना है, उनको अवेयर करना है। इन सब के लिए गाइस लाइक पोस्टर्स, एडवर्टाइजमेंट, मीडिया, न्यूज़पेपर में बात फैलाना है, लोगों को अवेयर करना है। इन सब के लिए ये गाइस ऐसे तो नहीं होगा बैठे बैठे, बल्कि इनके लिए पैसे की नीड होगी, फंड रिक्वायरमेंट होगा। तो जो बिजनेस का प्रॉफिट होता है और एनजीओज गवर्नमेंट में से जो बचत निकलती है, जो सेविंग निकलती है, वो हम इसमें यूज़ करेंगे और लोगों में अवेयरनेस फैलाएंगे, ठीक है। लाइक लोगों को अवेयर करने के लिए ये यहाँ से फंड हम इकट्ठा करके यूज़ कर सकते हैं, जिसको बोलते हैं कंज्यूमर वेलफेयर फंड। सो द लास्ट बट नॉट द लीस्ट दैट इज लेजिस्लेटिव मेजर्स। इसमें गाइस ऐसे सारे एक्ट दिए हुए हैं, आप अपने टेक्स्ट बुक में ओपन करके गाइस देख सकते हो 139। आपको सभी एक्ट इन डेप्थ में नहीं समझना है, बट ऐसे सब एक्ट है जो कि हेल्प करते हैं। सो लेजिस्लेटिव मेजर्स इज नथिंग बट लीगल मेजर्स लाइक गाइस कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, ये आपने अभी जस्ट देखा। अगर ये एक्ट नहीं होता तो गाइस क्या ये चैप्टर हो पाता? इसमें कितने सारे राइट्स आपने समझे, कितने सारे चीज़ आपने समझे। वही आपने एसपी में, जो एसपी स्टूडेंट है उनको पता होगा, कंपनीज एक्ट 2013, इसमें भी जो लॉ रिलेटेड है, कंपनीज रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम है, वो कंपनीज के थ्रू एक्शन लिया जाएगा। सो वैसे ही लेजिस्लेटिव मेजर्स यानी लीगल ऐसे सब एक्ट है जिसमें पर्टिकुलर प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग पर्टिकुलर एक्ट बनाया गया है, और वो एक्ट के अनुसार जो कानून उसमें लिखे गए हैं वो एक्ट के अकॉर्डिंग एक्शन लिया जाता है और लोगों को सेव किया जाता है, उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है। एंड द लास्ट इज रिड्रेसल फोरम एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल, ठीक है। सो रिड्रेसल का मीनिंग मैंने गाइस इसके प्रीवियस वीडियो में बताया था। रिड्रेसल मतलब आपको न्याय दिलाना। हाँ, कोई भी कंज्यूमर को प्रॉब्लम हुआ तो उनको कैसे न्याय दिलाए, इसमें आपको सॉल्यूशन मिलेगा जो कि आपने कंप्लेन फाइल किया हुआ है। आपने लाइक जो भी कंप्लेन किए हुए, इसमें 3 फॉरम है, दैट इज डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड नेशनल कमीशन। लाइक अकॉर्डिंग टू वाइज आपने जो भी कंप्लेन रजिस्टर किया है उसके आपको इसमें सॉल्यूशन मिलेंगे। तो रिड्रेसल यानी इन शॉर्ट बोल सकते हो सॉल्यूशन फॉरम। आपको कुछ भी, आपको कंप्लेन जो भी आपने फाइल किया हुआ है उसका क्या सॉल्यूशन निकल सकता है, आपको कैसे न्याय मिलेगा, वो ये बताता है। सो होप आपको समझा होगा वेज एंड मीन्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। कुछ भी डाउट है गाइस लेट मी नो और गिव योर पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल इन द कमेंट सेशन, अगर आपको कुछ और पॉइंट में एडअप करना है तो। देन मूविंग फर्दर, दैट इज कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। सो ये जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 है, ये गाइस बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है। इसमें जो हर एक नागरिक का जो राइट होता है वो बताया जाता है, जैसे कि मैंने कहा। तो ये एक्ट के वजह से ही 3 रिड्रेसल फोरम आए हैं जिससे हमें न्याय मिल सकता है, दैट इज डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल। वो हम आगे बहुत इंपॉर्टेंट आंसर और आपको मैंने अच्छे वे में बताया, वो मैं बताऊंगी। सो जैसे कि कुछ इंपॉर्टेंट गाइस वर्ड्स है, लाइंस है जो आपको याद रखने हैं इन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। लाइक आप एग्जाम में अगर ये आंसर लिखो तो उसमें डायरेक्टली डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल बड़ा सा डिस्टिंक्शन लिख कर ना आओ, बल्कि थोड़ा इसका इन्फॉर्मेशन दो कि ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है किसके बारे में। मैंने यहाँ पर 2 डेट मेंशन की है, आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 139 में अच्छा खासा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। मैं उसी को शॉर्ट में आपको पॉइंट में बता देती हूँ ताकि आप रिमाइंड करो और वहाँ पर साइड में लिख दो टेक्स्ट बुक में, ताकि एग्जाम में इसका बिफोर स्टार्टिंग दिस आंसर आप स्टार्टिंग में ये पॉइंटर्स लिखो। सो जैसे कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बना इन द ईयर 2019 में, बट इसका असेंट कब मिला, असेंट आपके टेक्स्ट बुक में वर्ड दिया, इसका मतलब होता है अग्री। यानी ये बिल पास कब हुआ, यानी प्रेसिडेंट ने कब बोला कि ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हम यूज़ कर सकते हैं, तो बोला है 9 अगस्त 2019। गाइज याद रखना ये दोनों डेट, 9 अगस्त 2019 को प्रेसिडेंट ने असेंट दिया यानी अग्री किया कि येस हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 यूज़ कर सकते हैं। और 24 दिसंबर 1986 को सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑलरेडी बोल दिया था, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट इनिशियली पास द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ऑन 24 दिसंबर 1986 को सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो पास कर दिया था। गाइज आप डिफरेंस अच्छा खासा देख सकते हो, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कितना ट्राई किया, उन्होंने बोला कि 24 दिसंबर 1986 से बोलते आ रहे कि ये पास आउट कर लो, बट आखिर में प्रेसिडेंट ने अग्री किया, असेंट भेजा ऑन द 9 अगस्त 2019 को। उसको इतना रियलाइज़ हुआ कि हाँ अभी कंज्यूमर को चीट होने से बचाना है, उनको धोखाधड़ी नहीं होने देना है, उनको सेव करना है, उनको प्रोटेक्ट करना है, तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट फिर अग्री किया। तो देखो गाइस 1986 से 2019 इतना बड़ा गैप, प्रेसिडेंट को अभी रियलाइज़ हुआ कि हाँ कंज्यूमर को ये एक्ट की नीड है।
कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बेसिकली गाइस आपको यही बताता है कि अगर आपके साथ कुछ प्रॉब्लम हो, इश्यूज हो, यानी आप कुछ लेने गए हो, आपके साथ फ्रॉड हुआ, एक्स्ट्रा पैसा लिया, बैड क्वालिटी दिया, कुछ भी आपके साथ इशू हुआ, आप फ्रीली चुप बैठे मत रहो, बल्कि आप आवाज़ उठा सकते हो, फोरम के पास जाकर कंप्लेन कर सकते हो। ये सब आपके पास अच्छा खासा राइट है। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 यही सिखाता है कि जागो ग्राहक जागो, यानी आपके साथ कुछ भी प्रॉब्लम हुआ है, धोखाधड़ी हुई है, एक्सप्लॉइटेशन हुआ है, तो यू कैन फ्रीली टेल और फाइल द कंप्लेन। अब फाइल कैसे करेंगे, तो ध्यान से सुनना गाइज, वेरी इंपॉर्टेंट आंसर। 3 रिड्रेसल फॉरम होते हैं। रिड्रेसल यानी जो आपको न्याय दिलाने में मदद करते हैं। तो देयर आर 3 रिड्रेसल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल फॉरम, दैट इज डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन एंड नेशनल कमीशन। ये गाइज डिस्टिंक्शन, शॉर्ट नोट, ब्रीफ, आपको सब में ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत पॉइंट पूछ सकते हैं। ऑल्सो 2 मार्क्स के लिए कि व्हाट इज डिस्ट्रिक्ट कमीशन, उसमें एज, मेंबर, टेन्योर, ये सब कुछ भी, यानी क्वालिफिकेशन, टेरिटोरियल, मॉनिटरी, अपील, इसमें क्या होता है, कितना फाइन है, ये सब कुछ आपको छोटी छोटी चीज़ पूछ सकते हैं। सो इसलिए गाइज मैंने एज इट इज़ नहीं बल्कि डिस्टिंक्शन फॉर्म में आपको बताया, ये डिस्ट्रिक्ट, ये स्टेट और ये नेशनल, ताकि आपको ईजी पड़े और आप खाली एक बार गो थ्रू करो कि क्या डिफरेंस है। गाइज टेलिंग ट्रूथ कि सब में एकदम छोटा छोटा डिफरेंस है, स्मॉल डिफरेंस है, बस आपको अपने ओन वर्ड्स में लिखना है और एक जो पॉइंटर्स है, नंबर्स है, न्यूमेरिकल वैल्यूज है, वो याद रखना है। अब कैसे, वो हम इजीली समझेंगे। सो गाइस, कंज्यूमर को कैसे न्याय मिलेगा, ये 3 फॉरम है। तो सबसे पहला है, हम डिस्टिंक्शन से समझेंगे, डिस्ट्रिक्ट कमीशन। ये वो होता है रिड्रेसल फॉरम जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है, ऑफकोर्स जो कि एस्टेब्लिश किया है स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट कमीशन है, ये रिड्रेसल फॉरम है, स्टेट लेवल पे होता है। डिस्ट्रिक्ट है तो गाइस डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट है तो स्टेट लेवल पे एस्टेब्लिश बाय द स्टेट गवर्नमेंट, और नेशनल है तो नेशनल लेवल पे एस्टेब्लिश बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, नॉट द स्टेट गवर्नमेंट, याद रखना यही डिफरेंस है। तीनों के मीनिंग अच्छे से हो गए, यानी डिस्ट्रिक्ट कमीशन डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है जो कि स्टेट गवर्नमेंट ने बनाया है, स्टेट कमीशन स्टेट लेवल पे है एस्टेब्लिश बाय द स्टेट गवर्नमेंट, और नेशनल कमीशन नेशनल लेवल पे है बट एस्टेब्लिश बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये इसका बेसिक मीनिंग था, जो कि आप स्टार्ट करोगे या शॉर्ट नोट में भी आएगा तो ये फर्स्ट पॉइंट लिख सकते हो। अब गाइस मेन पार्ट पे जाते हैं, कॉम्पोजिशन, यानी काम कौन कौन करते हैं, कितने काम करते हैं और कितने टाइम के लिए करते हैं, ये सब है। तो इसमें 3 आते हैं, दैट इज प्रेसिडेंट, मेंबर एंड टेन्योर। अब ये सब है कॉम्पोजिशन यानी काम। ठीक है, तो प्रेसिडेंट कौन लायक है डिस्ट्रिक्ट कमीशन में, कोई प्रेसिडेंट बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तो क्वालिफिकेशन गाइस ये है, यानी प्रेसिडेंट अ पर्सन हु इज सिटिंग और रिटायर, यानी जो कि अभी मौजूदगी में काम भी कर रहा है वो लेवल पे, एज वेल एज जो रिटायर हो चुका है बट वो एबिलिटी है कि वो काम कर सकता है, प्रेसिडेंट बनने के लायक है। सो सेम गाइस, कॉम्पोजिशन हम स्टेट लेवल का भी पढ़ते हैं। अभी स्टेट लेवल में प्रेसिडेंट कौन बन सकता है, तो जो कि हाई कोर्ट का जज अभी है, या तो जो रह चुका है यानी ऑलरेडी रिटायर्ड हो गया है बट उसके पास कैपेबिलिटी है कि वो फिर से बन सकता है, यानी जो अभी काम कर रहा है हाई कोर्ट में, एज वेल एज जो रिटायर्ड है वो बन सकता है। वही नेशनल लेवल में, मतलब नेशनल कमीशन में प्रेसिडेंट कौन बन सकता है, जो सुप्रीम कोर्ट का जज है या तो रिटायर्ड हो चुका है, वो नेशनल कमीशन का प्रेसिडेंट बन सकता है, यानी सुप्रीम कोर्ट में अभी भी काम कर रहा है और ऑलरेडी रिटायर्ड हो चुका है। और स्टेट में हाई कोर्ट की मैंने बात की, ठीक है, होप यू अंडरस्टैंड। और वही यहाँ पर मैंने डिस्ट्रिक्ट जज की बात की जो कि अभी है और ऑलरेडी रिटायर्ड हो चुका है, वो इनके पास कैपेबिलिटी है कि वो प्रेसिडेंट बन सकते हैं। देन बात करते हैं मेंबर की। एटलीस्ट 2 मेंबर तो होने ही चाहिए, बट गाइज मैक्सिमम इन्होंने नहीं बोला है, यानी एज पर जॉब अपॉर्चुनिटी उन लोग हायर कर सकते हैं डिस्ट्रिक्ट कमीशन में कोई भी मेंबर को, तो इसलिए इतना बोला है कि 2 तो होने चाहिए। और एटलीस्ट मैक्सिमम कितना है वो ज़रूरी नहीं है, वो अनलिमिटेड है, बट एटलीस्ट नॉट लेस देन 2। ओके, देन वही बात करूँ स्टेट कमीशन की। अब गाइस स्टेट कमीशन और नेशनल कमीशन ये दोनों में मेंबर का सेम ही है, दैट इज नॉट लेस देन 4, यानी इन्होंने बोला है 4 तो होने चाहिए, मैक्सिमम कितना है वो ज़रूरी नहीं है बट एटलीस्ट 4 तो होने चाहिए। और वही डिस्ट्रिक्ट की बात करूँ तो 2 तो होने चाहिए, होप यू अंडरस्टैंड। अब टेन्योर की बात करूँ मैं, अब गाइस प्रेसिडेंट भी काम कर रहे हैं, मेंबर भी काम कर रहे हैं, बट इन लोग कब तक काम कर सकते हैं, टेन्योर क्या है, तो डिस्ट्रिक्ट कमीशन में जो भी काम कर रहे हैं प्रेसिडेंट मेंबर, उनका टेन्योर है 5 ईयर्स, यानी 5 साल तक काम कर सकते हैं। या फिर अगर गाइस 5 साल फॉर एग्जाम्पल नहीं हुआ है, और मैं आपका एग्जाम्पल लेती हूँ, फॉर एग्जाम्पल 5 साल आपको काम करके नहीं हुआ है बट आप 5 साल के पहले ही 65 एज के हो गए, तो आपको 65 एज आप उसके पहले ही हो गए तो आपको जब ही रिटायर्ड कर दिया जाएगा, यानी विच एवर इज अर्लियर। 5 साल पहले होता है
तो 5 साल के बाद आप रिटायर हो जाओगे, या तो 5 साल के पहले अगर आप पहले ही 65 एज के हो गए हो तो आपको वैसे अकॉर्डिंग आपको पहले ही रिटायर्ड कर दिया जाएगा, विच एवर इज़ अर्लियर। वही स्टेट की बात करूँ तो 5 साल तो है ही, और अगर 67 एज हो गई है तो आपको रिटायर कर दिया जाएगा, यानी 5 साल के पहले ही आप 67 एज के हो गए हो तो आपको पहले ही रिटायर कर दिया जाएगा, और नहीं हुए तो 5 साल बाद। वही नेशनल की बात करूँ तो 5 साल तो गाइस सब में फिक्स है, ठीक है। आपने देखा होगा उसमें 65 है, इसमें 67 है, और नेशनल में 70 है। यानी आप अगर 70 साल के हो गए हो तो आपको रिटायर कर दिया जाएगा, और 70 साल के नहीं हुए हो और 5 साल हो गया है तो आपको जब भी रिटायर कर दिया जाएगा, यानी विच एवर इज अर्ली है, यानी 5 साल पहले हो रहा है या आपकी एज पहले हो रही है, ठीक है। होप यू अंडरस्टैंड। अब बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट कमीशन के क्वालिफिकेशन की। अब गाइस अगर डिस्ट्रिक्ट कमीशन में काम करना है, जॉब पाना है, तो आपकी एज 35 एज या तो उसके ऊपर होनी चाहिए। आप 35 के अंडर वाले नहीं हो सकते, यानी आपकी एज 35 एज या तो उसके ऊपर होनी चाहिए। वही मैं स्टेट की बात करूँ तो आपकी एज 35 या तो 35 के ऊपर होना चाहिए। और वही नेशनल की भी बात करूँ तो गाइस सेम है 35 एज, मतलब सबका एज क्वालिफिकेशन में जो एज है वो सबका सेम है, यानी आप 35 एज या तो 35 के ऊपर होने चाहिए, ना कि 35 से लेस, ठीक है। एजुकेशन की बात करूँ तो तीनों में गाइस सेम है, बैचलर डिग्री होना चाहिए, यानी तीनों में अगर आपको जॉब चाहिए गाइस, काम करना है, तो आपके पास बैचलर डिग्री होना चाहिए। फॉर एग्जांपल आपने किया है बीकॉम, तो यस ये बैचलर डिग्री है, तो बस ऐसे ही बैचलर डिग्री आपके पास होना चाहिए तो आपको यहाँ पर जॉब मिल सकता है। देन बात करते हैं एक्सपीरियंस की। गाइस क्वालिफिकेशन सब में सेम है, एक्सपीरियंस भी सेम दिया हुआ है, एटलीस्ट 10 ईयर्स, आपको 10 साल का अनुभव होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए। बट किस में? रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स, लॉ, अकाउंटेंसी, इंडस्ट्रीज, अब कोई भी ऐसे सब जो फील्ड है आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, इन सब में एटलीस्ट 10 साल का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, आपने वर्क किया हुआ है, फिर आप इन तीनों में जॉब पा सकते हो। बात करते हैं जुरिडिक्शन की, जिसमें फर्स्ट आता है टेरिटोरियल। सो जुरिडिक्शन में इसका मतलब होता है गाइस ताकत, यानी आपकी कैपेबिलिटी कितनी है, कहाँ तक आप काम कर सकते हो, ठीक है, कैपेबिलिटी कितनी है। तो जिसमें दो आते हैं, टेरिटोरियल और मॉनिटरी। टेरिटोरियल यानी फॉर एग्जाम्पल गाइस थाने आप ले लो, तो जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जितना भी प्रॉब्लम है, कुछ भी है, वो इसके पास ताकत है टू सॉल्व करने के लिए। टेरिटोरियल यानी जमीनी इलाका, फॉर एग्जांपल आप बोल सकते हो, ठीक है। तो थाने में जितना भी प्रॉब्लम है वो सब इसके पास जाएंगे, और ये इतना इसके पास कैपेबिलिटी है कि ये उसको सॉल्व कर सकता है। वही मैं स्टेट की बात करूँ, फॉर एग्जाम्पल महाराष्ट्र स्टेट कमीशन, तो गाइज ये जो है स्टेट कमीशन वो स्टेट के प्रॉब्लम्स ही सॉल्व कर सकती है, ना कि अदर स्टेट के, लाइक गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, इनका वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेगी। बल्कि जो स्टेट में जो स्टेट कमीशन है, वही फॉर एग्जाम्पल हमारे महाराष्ट्र में महाराष्ट्र स्टेट है, तो वह पूरा प्रॉब्लम हमारा सॉल्व कर सकती है। वही नेशनल की बात करूँ, द टर्म नेशनल से आपको समझ गया होगा, हमारी पूरी कंट्री का कुछ भी प्रॉब्लम है तो हम नेशनल कमीशन के पास जाएंगे, ना कि आजू बाजू की कंट्री यानी ऑस्ट्रेलिया, चाइना, हम इनके पास नहीं जाएंगे। बट हमारे इंडिया में जो प्रॉब्लम है वो इंडिया कमीशन, यानी जो हमारे इंडिया का है वो नेशनल कमीशन देखेगा, ठीक है। सो इंडिया का मैंने एग्जांपल दिया, वही स्टेट का पर्टिकुलर स्टेट महाराष्ट्र ले सकते हो, और डिस्ट्रिक्ट का पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट थाने, जैसे कि आपको पता होगा। देन मॉनिटरी की बात करूँ तो ये कितना हेल्प कर सकता है, कितनी कैपेबिलिटी है। अब गाइस फॉर एग्जांपल मैं इसका बेस्ट एग्जांपल देती हूँ, बायर और सेलर के बीच में डिस्प्यूट हुआ, झगड़ा हुआ, बट वो दोनों के बीच में वैल्यू है 50 लैक्स एंड ऑल, बस इतना ही है, 50-70 लाख। तो इनका डिस्प्यूट ये आराम से डिस्ट्रिक्ट कमीशन के पास जा सकते हैं, अपना हक ले सकते हैं, किसका प्रॉब्लम था क्या, और अपना पैसा कवर अप कर सकते हैं। तो लेस देन 1 करोड़, यानी किसी का नुकसान हुआ है, किसी के बीच में झगड़ा हुआ है पैसे को लेकर, और जिनकी वैल्यू 1 करोड़ से कम है, यानी 50-60 लाख ही है, तो वो डिस्ट्रिक्ट कमीशन के पास जाएगा। बट 1 करोड़ से ज़्यादा है, यानी 5-6 करोड़ की बात हो रही है, फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए और मिस्टर बी के बीच में डिस्प्यूट हुआ है रिगार्डिंग कुछ इश्यूज को लेकर, जिनका वैल्यू था 5 करोड़, तो वो दोनों जाएंगे स्टेट कमीशन के पास और अपना न्याय ले सकते हैं। यानी 1 से 10 करोड़ के बीच में अगर किसी का इशू हो रहा है पैसे को लेकर, तो वो यहाँ जाएगा। वही 10 करोड़ के ऊपर की बात की, अगर 10 करोड़ के ऊपर का नुकसान होता है और कुछ प्रॉब्लम न्याय चाहिए, तो हम नेशनल कमीशन के पास जाएंगे। होप यू अंडरस्टैंड दिस गाइज। एंड द लास्ट इज डिस्ट्रिक्ट में आता है अपील। अपील करना, फॉर एग्जाम्पल गाइस आपने जो कंप्लेन लिखवाई डिस्ट्रिक्ट कमीशन में, और डिस्ट्रिक्ट कमीशन ने जो फैसला सुनाया उससे आप अग्री नहीं हो। फॉर एग्जाम्पल आप चाहते थे कि जो कोर्ट का आपने जो कंप्लेन फाइल किया है वो उसका न्याय आपको मिले, आपके फेवर में हो, बट ऐसा तो नहीं होता। तो डिस्ट्रिक्ट कमीशन आपके फेवर के बदले आपके ऑपोजिट वाले के फेवर में था। तो फॉर एग्जाम्पल डिस्ट्रिक्ट कमीशन ने आंसर सुनाया, बोला कि और आपके अगेंस्ट ये
फैसला सुनाया, तो आप जिस दिन फैसला सुनाया उसके 45 डेज बाद, मतलब 45 डेज तक आपको उस दिन के अंदर ही, विद इन 45 डेज के अंदर आपको इसके ऊपर वाले में जाना है, दैट इज स्टेट, यानी डिस्ट्रिक्ट के ऊपर स्टेट आता है, स्टेट के ऊपर नेशनल आता है, ठीक है। तो आपको विद इन 45 डेज के अंदर स्टेट के पास जाके बोलना है कि मैंने जो कंप्लेंट फाइल की थी वो मेरे हित में नहीं है, बल्कि मेरे फेवर में होनी चाहिए थी, मैं सही था, ऐसा। स्टेट कमीशन में अगर आपने कंप्लेन लिखवाई और स्टेट कमीशन आपके फेवर में नहीं है, तो विद इन 30 दिन के अंदर, यानी 1 महीने के अंदर, ठीक है, विद इन 30 डेज, गाइस 30 डेज के ऊपर हो गया तो फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे। 30 डेज के अंदर अंदर ही आपको अपना फेवर लेना है। तो आप 30 डेज के अंदर ही इसके ऊपर जाओगे नेशनल कमीशन के पास कि हमें न्याय नहीं मिला, लाइक स्टेट कमीशन भी मेरे फेवर में नहीं था। फिर नेशनल कमीशन में अपील की बात आती है। डिस्ट्रिक्ट कमीशन का फैसला आपको अच्छा नहीं लगा तो आप गए स्टेट के पास, स्टेट का नहीं लगा तो नेशनल के पास। अब नेशनल के ऊपर आप कहाँ जाओगे? सुप्रीम कोर्ट। 30 दिन के अंदर, 1 महीने के अंदर अगर नेशनल कमीशन ने ऐसा फैसला सुनाया जो कि आपको अच्छा नहीं लगा और आपके फेवर में होना चाहिए था, आप सही थे बट नहीं सुनाया, तो 30 दिन के अंदर, 1 महीने के अंदर आपको इसके ऊपर वाले में आवाज़ उठानी है, दैट इज सुप्रीम कोर्ट को जाकर कहना है। ये गाइस कुछ रूल्स होते हैं जो कि आपको समझना है, कॉम्पोजिशन, क्वालिफिकेशन, जुरिस्डिक्शन और अपील। होप आपको सबके डिस्टिंक्शन और डिफरेंसेस जो न्यूमेरिकल है वो आपको समझा होगा। अब गाइस लास्ट में हमने बात की अपील की, जिसमें हमने बोला कि फॉर एग्जांपल हमारे खिलाफ अगर वो फैसला आ जाता है तो उन लोग कुछ पेनाल्टी वगैरह बोलते हैं कि नहीं, क्या हमें पनिशमेंट सुनाते हैं, तो वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे। इम्प्रिशनमेंट यानी जेल, ठीक है, यानी जेल हो सकती है फॉर अ टर्म नॉट लेस देन 1 मंथ बट मे एक्सटेंड टू 3 years, और विथ फाइन नॉट लेस देन 25,000 बट मे एक्सटेंड टू 1 lakh और बोथ। अब जैसे कि गाइस ये तीनों का फैसला आपने नहीं माना, आपने इग्नोर किया, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल का आपने इग्नोर किया कि इन लोग क्या बोल रहे हैं वो आपने सुना ही नहीं, इन लोग का फैसला आपने अग्री ही नहीं किया, आपने फॉलो ही नहीं किया, तो आपको ये पेनल्टी लग सकती है, यानी इम्प्रिशनमेंट, यानी आपको जेल हो सकती है। कितने महीने? एटलीस्ट कितने महीने के लिए? एटलीस्ट 1 महीने के लिए आपको जेल की सज़ा काटनी पड़ेगी। ये गाइस ऐसे रूल्स होते हैं। 1 महीने से अंदर नहीं, 1 महीना तो आपको इम्प्रिशनमेंट यानी जेल होगा। 1 महीने से कम नहीं, 1 महीने तक तो आपको जेल में रहना ही पड़ेगा, 1 महीना, बट वो एक्सटेंड भी हो सकता है। आपने अगर और कुछ प्रॉब्लम क्रिएट किया हुआ तो 3 साल तक आपको जेल हो सकती है। अगर जेल नहीं हुई तो आपको फाइन भरना पड़ेगा, जो कि 25,000 तो रहेगा ही मिनिमम, ठीक है, उससे नीचे नहीं, तो 25,000 तो रहेगा ही। बट और आपने प्रॉब्लम क्रिएट किया तो वो अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड रेगुलेशन वो 1 लाख तक फाइन जा सकता है, आपको 1 लाख तक पैसा देना पड़ सकता है, बट नॉट लेस देन 25,000, ठीक है। जेल हो सकती है 1 महीना 1 to 3 years, और फाइन देना पड़ सकता है 25,000 to 1 lakh, ठीक है, दोनों में और है, यानी या तो वो होगा या तो फाइन भरना पड़ेगा या तो जेल हो सकती है। ये पेनाल्टी है अगर आपने ये तीनों के डिसीजंस को इग्नोर किया, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल के। अब गाइज द लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर है रोल ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन। गाइज इसका मैंने बहुत शॉर्ट वे में यहाँ पर लिखा है, टेक्स्ट बुक में आपके कुछ ज़्यादा ही लॉन्ग वे में दिया हुआ है, आप ये पॉइंट भी लिख सकते हो, और जो मैंने रेड में लिखा है वो आपको ध्यान में रखना है, हाईलाइट एटलीस्ट वो पॉइंट। ऐसे बोलते हैं ना गाइज कि आप अपना आंसर ओन वर्ड्स में लिखो, बट ऐसे कुछ वर्ड्स होते हैं जो कि आपको अपने आंसर में मेंशन करने पड़ते हैं, तो मैंने यहाँ पर रेड पॉइंट में बताया है। ऑल्सो इन द होल पीपीटी में भी मैंने कहीं जगह रेड पॉइंट्स हाईलाइट किया हुआ है। सो गाइज अगर आपको एग्जाम में पूछा कि व्हाट आर द रोल ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन एंड एनजीओ के, तो आपका यही आंसर रहेगा, एनजीओ यानी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के क्या रोल्स है वो आपको ये बताएंगे। इनका रोल क्या रहता है? काम ये है कि कैंपेन को ऑर्गेनाइज करना और वेरियस प्रोग्राम्स ऐसे बनाना जिससे कंज्यूमर अपना कंप्लेंट जो फाइल करेगा उसको न्याय मिले, कंज्यूमर जो प्रॉब्लम है, कंज्यूमर इश्यूज है उनके लिए, टू क्रिएट सोशल अवेयरनेस, ताकि हम अवेयर कर सके लोगों को, तो ऐसे कैंपेन और ऐसे वेरियस प्रोग्राम्स बनाना। सेकंड है, सेकंड में हमें ये पता चलता है कि क्या रोल है इनका, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को बनाना, ताकि हम इसके थ्रू लोगों को अवेयर कर सकते हैं अबाउट प्राइस, प्रोडक्ट की ये कैसा प्राइस है, प्रोडक्ट, फिर उसका क्वालिटी, एडवर्टाइजमेंट, ये सब, ताकि लोगों के साथ फ्रॉड ना हो, तो ऐसे सब ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करना ताकि लोगों को अवेयर कर सके। थर्ड है टू पब्लिश पीरियोडिकल्स टू कंज्यूमर अबाउट वेरियस कंज्यूमर डेवलपमेंट। अब पीरियोडिकल्स यानी जर्नल्स, बुकलेट्स, न्यूज़पेपर, इसमें ऐसे सब ऐड देना, कंज्यूमर को अवेयर करना रिलेटेड टू दिस क्राइटेरिया लाइक प्राइस, ये सब इसके रिलेटेड लोगों को अवेयर करना, बताना, ये कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन और एनजीओ के रोल्स होते हैं ताकि लोगों को सतर्क कर सके, अवेयर कर सके। फोर्थ है टू प्रोवाइड फ्री लीगल एडवाइस टू मेंबर्स ऑन मैटर ऑफ कंज्यूमर इंटरेस्ट।
सो इसका मतलब है कंज्यूमर अपनी प्रॉब्लम को लेके जाएगा तो उन लोग रजिस्टर करेंगे, फाइल करेंगे और उसके रिलेटेड फॉर एग्जांपल आप मेरे पास अपना कंप्लेन लेके आए, कुछ प्रॉब्लम है, तो मैं वो नोट करूंगी और समझूंगी और आपको उसके रिलेटेड एडवाइस दूंगी कि आपको ये करना चाहिए, आपको अपने न्याय के लिए आपको ये स्टेप उठाना चाहिए। देन द लास्ट है टू फाइल PIL, ये मैंने बताया था, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ऑन इंपॉर्टेंट कंज्यूमर इशूज़। इन शॉर्ट ये लीगल फॉर्मेलिटीज़ होता है, यानी लीगल रिलेटेड कुछ इशू। फॉर एग्जांपल अभी मैंने बताया डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल के पास हम कैसे जा सकते हैं, क्या तरीका है, कैसे उनको हम अपना प्रॉब्लम बता सकते हैं और कैसे उन लोग हमको न्याय दिला सकते हैं, रिड्रेसल फॉरम्स, वो इसमें आते हैं। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, आपको अगर लीगल रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स है तो आप अपील कर सकते हो एट लीगल लेवल, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड नेशनल। तो ये गाइज 5 पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा, मैंने वेरी शॉर्ट ट्रिक में बताया, टेक्स्ट बुक में इसका कुछ लेंदी दिया हुआ है और सम एग्जाम्पल है NGO के, वो आप टेक्स्ट बुक में से देख सकते हो। होप आपको गाइज समझा होगा, मैंने पूरा बेस्ट दिया गाइज। अगर आपको कुछ भी रिलेटेड डाउट है फील फ्री टू आस्क गाइज, डू मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम पे, आप इंस्टाग्राम पे आप गाइस अपने क्वेरीज लिख सकते हो, पूछ सकते हो, एज वेल एज गाइस एटलीस्ट इतना कुछ थोड़ा बहुत भी गाइस समझा, अच्छा लगा, कुछ इंप्रूव करना है या कुछ चेंजेस करना है, कुछ रिलेटेड अदर्स रिलेटेड डाउट है गाइस, कमेंट अभी वीडियो स्टॉप करके कमेंट गाइस एक लिख दीजिए कि आपको वीडियो कैसा लगा। और गाइस इफ़ यू वांट दिस PPT लेट मी नो इन कमेंट, मैं टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दूंगी, वहाँ पर आप ये गो थ्रू कर सकते हो, शॉर्ट एकदम ईजी आंसर है। होप यू अंडरस्टैंड। सो गाइस हमने ये पूरा PPT ओवर कर दिया इन द पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3, और कैसे लर्न करना है, क्या शॉर्ट ट्रिक है, वो भी मैंने बताया। नेक्स्ट वीडियो गाइस इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट एज वेल एज मैं इंटरेस्टिंग चैप्टर लेके आऊँगी। सो गाइस तब तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल और गाइस अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी हेल्प मिले। सो मिलते हैं नेक्स्ट न्यू इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, थैंक यू ऑल।